DK हरिप्रसाद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, वो तो साथ भेज दिए शिमला, इन MLA के साथ शिमला ट्रांसफ़र कर दिए ताकि वोट यूँ ही हमें मिल जाएंगे। खुद हुड्डा साहब चंडीगढ़ में रहे ताकि सौदेबाजी करने के लिए कि मैं यहाँ बैठ के चंडीगढ़ में सौदेबाजी करूँगा और बेटा और जो उसके साथ MP हैं वो लोग वहाँ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारे जो 32 विधायक जिन्होंने जो बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही थी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक साइड में रखते हुए उन सब चीज़ों को खारिज करते हुए ना तो बिके ना दबे, उन्होंने फिर भी जो हमारे कैंडिडेट थे उनको कहीं ना कहीं जिताने का काम किया और जो 5 वोट क्रॉस किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जनता उनका हिसाब करेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि 32 विधायकों को शाबाशी मिलनी चाहिए। लोगों में एक मैं ये देख रहा हूँ कि लोकदल के प्रति तो आ ही रही भावना, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व के प्रति भी आ रही है कि भाई ये एक बंदा ऐसा है जो सच भी बोलता है और जबान से कहता है वो करता भी है। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला वो भी जिस तरीके से लगातार बगावत के सुर में है और जिस तरीके से वो कहीं की पार्टी कार्यक्रमों में नहीं जा रहे, तो क्या लगता है कोई इनेलो में आ सकते हैं? कि लोग जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर संपत सिंह का परिवार अगला विधानसभा चुनाव नड़वा से लड़ेंगे या फतेहाबाद से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता, पूर्व में कई बार के मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी हैं और प्रोफेसर साहब से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के बाद जो कहीं न कहीं ब्लेम गेम चल रहा है और जिस तरीके से जिन विधायकों के नाम बताए गए वो विधायक कहीं न कहीं फिर से ब्लेम कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तो सारी की सारी चर्चाएं करेंगे। और उसके साथ साथ इनेलो जिस तरीके से 23 मार्च को नरवाना में जो युवा सम्मेलन करने जा रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी सर, आपका तो काफ़ी तजुर्बा है और राज्यसभा चुनाव में इस बार जो खेला हुआ उस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो आगामी 23 मार्च को नरवाना में इंडियन नेशनल लोकदल जो युवा सम्मेलन करने जा रही है शहीदी दिवस के अवसर पर, पहले शायद इनेलो ने इस तरीके का इस दिन कहीं ना कहीं युवा सम्मेलन नहीं किया, हालांकि और मौकों पे वो करते रहे हैं। तो आखिर इस बार का क्या मोटिव है और नरवाना को कैसे चूज किया गया, इसके पीछे क्या कुछ मोटिव बताइए। देखिए, जहाँ तक शहीदी दिवस का है, सबसे पहले शहीदी दिवस जो डिक्लेयर किया था और छुट्टी भी डिक्लेयर की थी हॉलीडे हरियाणा के अंदर जी, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जो चीफ मिनिस्टर थे और मैं उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर था, उस टाइम शाहबाद में सम्मेलन रखा था शहीदी दिवस के रूप में जी, और बाद में वो हमेशा जो है उसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते रहे थे। और एक रिवाड़ी के अंदर जो है ना उधर राव तुलाराम जी शहीद दिवस भी मनाते रहते थे। छुट्टी भी चौधरी देवलाल जी के टाइम वहाँ से शुरू की गई थी। तो सभी लोगों को नमन करते हैं इसका, क्योंकि देखिए शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक बड़ी ज़बरदस्त लोगों के अंदर भावना पैदा की थी अपनी शहादत देके। जी, कोई भी आदमी इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस करके और लोगों को जो है ना इतना बड़ा प्रेरणा दे गए, वो हमेशा के लिए याद रखी जाए। खास करके सारा देश उस बात को याद कराए। वो वैचारिक क्रांति उन्होंने एक किस्म की पैदा की थी। अब जो रखा है और वो युवा सम्मेलन रखा है, उसका लक्ष्य ये है कि देखिए हर एक आदमी आज पीड़ित है। जैसे पहले सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि किसान पीड़ित है, आज युवा भी बहुत पीड़ित है। इसलिए युवाओं के अंदर जो है ना एक विश्वास पैदा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का अन्याय कर रहे हैं। तो तंग भी आ रहे हैं बच्चे और बोल भी नहीं रहे, क्योंकि खर्चे में इतने दबगे हैं कि माँ बाप से डर लगता है तुम्हारे भी। बिल्कुल, युवा बहुत ज्यादा हताश है और इस तरीके की और भी बिल्कुल। इसीलिए जो है ना चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वो प्रोग्राम रखा है नरवाना के अंदर। और नरवाना आप कह रहे हो कैसे रखा है, देखिए जो दो ऐसी भूमि है जो राजनीति में चौधरी देवलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शुरुआत भारी करने वाली है। शुरुआत तो चलो और जगह हुई, लेकिन जो मेन ताकत मिली है ना वो शुरू में चौधरी देवलाल जी को रोहतक से मिली और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जींद के अंदर मिली। देखिए वो उचाना भी रहे हैं और वो नरवाना भी रहे। नरवाना से बने तो फिर चीफ मिनिस्टर भी बने थे। ये उनकी एक किस्म की कर्म भूमि रही है। इसलिए उस कर्म भूमि के लिए जो है ना ये प्रोग्राम रखा है। पहले रोहतक रखा था, वो चौधरी देवलाल जी कर्म भूमि थी तो बड़ा कामयाब हुआ, लोगों में अच्छा जज्बा पैदा हुआ। अब नरवाना रखा है क्योंकि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जन्म कर्म भूमि रही है। तो इस कर्म भूमि की वजह से जो है ना अभी सब जवानों को बुलाया ताकि जवानों के अंदर एक ऊर्जा पैदा कर सके कि भाई तुम्हारा भी रखवाड़ा कोई है, तुम अकेले नहीं हो
और वहां कोई ऐसी घोषणा की जाए जिससे सरकार को मजबूर होकर और बच्चों को रोजगार देना पड़े। जब अवैध सिंह ललकार वहां लगाएंगे तो स्वाभाविक है कोई न कोई नतीजा आएगा। तो नहीं, मैं तो बिल्कुल। निवेदन करूंगा सभी जवानों से कि ज्यादा ज्यादा पूछे, ये आपके भविष्य का सवाल है, भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद राज्यसभा पर हम आएंगे। नरवाना का आपने बताया बड़ा विस्तार से। राज्यसभा में जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा कि आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा है और कई बार के आप विधायक रहे, कई बार बड़े बड़े पदों पर रहे और चीज़ों को आपने बड़ी नज़दीकी से देखा हुआ, बड़ी करीबी से देखा है। और जब जब आप विधायक रहे तब तब भी राज्यसभा के चुनाव बहुत हुए हैं, बहुत मेंबर चुनकर भी गए हैं और आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया का पता भी है। जो इस तरीके का इस बार जो खेला हुआ, क्या पहले इतने विधायकों ने कभी हरियाणा की राजनीतिक इतिहास में राज्यसभा चुनाव में वोट क्रॉस किया था? क्या इतने सारे वोट पहले कभी रद्द हुए थे? और जिस तरीके के जिन विधायकों के नाम लिए गए, वो विधायक तो कस्में खा रहे हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर वो साबित कर दें, हुड्डा साहब या बीके हरिप्रसाद या कांग्रेस का कोई और नेता अगर साबित कर दे वीडियो सबूत के साथ कि हमने जो है वोट क्रॉस किया है या फिर हमने वोट कांग्रेस को नहीं डाला है, तो इस्तीफा दे देंगे। देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं 1977 से राजनीति को जानता हूँ। 80 में सीधा चुनावी राजनीति में भी आ गया था। बहुत साल हो गए, 50 साल होने को हो गए। मैंने ऐसा खेल जो है ना पिछले सालों में देखा है, 10-12 सालों के अंदर। उससे पहले ऐसा खेल नहीं होता था। ये खेल स्टार्ट हुआ 2016 के अंदर हुआ था। और 2016 में क्या था कि आर के आनंद को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट देके यहाँ भेजा था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, क्योंकि कांग्रेस के तो 15 वोट थे और इंडियन नेशनल लोकदल के 24-25 वोट थे। इसलिए दोनों की सपोर्ट से इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया। तो वो सही माने में इंडिपेंडेंट था, वो किसी की पार्टी का सपोर्टेड नहीं था। तो दोनों ही मदद कर रहे थे, इंडियन नेशनल लोकदल भी कर रही थी और कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या खेल खेला? पहला खेल तो ये खेला कि आप लीडर हो पार्टी के और आप परमिशन लेते हो कि मैं वोट नहीं डालूंगा आर के आनंद को। परमिशन मिल गई, फिर कहाँ कांग्रेस रहेगी, हाईकमांड कहाँ रहेगा? परमिशन लिया है हुड्डा साहब कि मैं वोट नहीं डालूंगा। और बाकी जो 14 लोग और बचे थे, उनका क्या किया कि एक आजाद उस टाइम एमएलए था, उसको अपना पेन दे दिया और उसको ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन वाला पेन उठा लिया, ये पेन रखा। तो क्या था कि शाही बदल जाती है तो वो कैंसिल होते हैं। 14 के 14 वोट जो आदमी वोट डालने गया था और पेन बदले थे, उसके बाद 14 जितने वोट थे, 14 के 14 वोट कैंसिल हो गए। कैंसिल हुए, इसका मतलब बहुत बड़ा खेल खेला गया। और सुभाष चंद्रा जी चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम लड़ रहे थे। तो इसका मतलब आप ये तो है कि बीजेपी ने आपने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और इतना बड़ा खेला कर दिया आपने। मतलब एक किस्म के 15 वोट आपने खो दिया, अपना न डाला नहीं और 14 शाही बदलवा दी, 14 कैंसिल हो गए। अच्छा, अब आप देखिए किस तरह से साबित होता है कि बीजेपी के साथ मिले में, वो तो साबित हो ही गया था। उसके बाद चुनाव आया 2020 में, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का। हारने के बाद जो है हमारे पास जो है ना 30 एमएलए थे और 30 एमएलए का क्या हुआ कि हुड्डा साहब ने दीपेंद्र को खड़ा कर दिया। अब जब दीपेंद्र को खड़ा कर दिया, नहीं 31 एमएलए थे, दीपेंद्र को खड़ा कर दिया, तो दीपेंद्र को खड़ा करने के बाद कोई आजाद उम्मीदवार नहीं आया। अब 37 पर तो आ गया और 31 पर कोई नहीं आता है, बताओ। इससे अंदाजा क्या लगता है कि उस टाइम अपने बेटे को जिता लिया बीजेपी से मिलके, कोई नहीं आजाद खड़ा करा बीजेपी पार्टी ने। इससे सबूत क्या मिलता है कि मिले हुए थे, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, दो थे, दोनों पड़ गए थे। एक उनका था बीजेपी का, एक था कांग्रेस का था। उसके बाद 2022 का फिर आया, 2022 का चुनाव आया ना, उस चुनाव में अजय माखन लड़ रहे थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बिल्कुल क्लोज है, ट्रेजरर भी हैं कैशियर पार्टी के। उनको कैंडिडेट बनाया यहाँ, वहां 2 वोट कैंसिल करवा के फिर खेला कर दिया। तो इस तरह से मतलब जो आपका बेटा लड़ता है तो नहीं, दूसरा लड़ता है जो आपको पसंद नहीं हो ना, फिर आप अपने वोट को बेचोगे, आप अपने वोट को किसी तरह शिफ्ट कराओगे। अब ये चुनाव आया, तो कई दिन तक तो लिस्ट आउट नहीं हुई, कौन बनेगा कैंडिडेट, कौन नहीं बनेगा। इन्होंने जोर मार लिया, इनके हिसाब का नहीं बना, हाईकमांड के हिसाब का बन गया, राहुल गांधी जी के हिसाब का बन गया। और अनुसूचित जाति से था, एक अच्छी लड़ाई अनुसूचित जाति की लड़ी हुई थी, नाम था उसका। तो इसलिए जो है ना राहुल गांधी ने उसका नाम मौके पर दे दिया। पहले तो इन्होंने जो मिलने गया तभी वो नहीं मिला। काफी जगह सोशल मीडिया और मीडिया में आई है कि मिलने गया तो उन्होंने माना नहीं, कैसे कैंडिडेट हो सकते हो तुम? बोले जी हाईकमांड ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है, जाओ खैर। तो उनका आएगा देखेंगे कर, यूं करके उसकी बात नहीं करी, उसके बुक्का नहीं लिया। मतलब इतनी नाराजगी आपने शो की। और बाद में जो है ना चलो दबाव ऊपर से आया, कह दिया ठीक है जी, वीके हरिप्रसाद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और इनके 4 MP
वो तो साथ भेज दिए शिमला, जी। इन एमएलए के साथ शिमला ट्रांसफर कर दिए ताकि वोट यूं ही हमें मिल जाएंगे। और उसके बाद खुद हुड्डा साहब चंडीगढ़ में रहे ताकि सौदेबाजी करने के लिए कि मैं यहाँ बैठ के चंडीगढ़ में सौदेबाजी करूँगा और बेटा और जो उसके साथ एमपी हैं वो लोग वहाँ करेंगे। तो आगे और किसी प्रोटेक्शन तो कोई थी नहीं, ना किसी को इन्वॉल्व किया गया, ना किसी और को बुलाया गया। एमपी भी और हैं, सीनियर लीडर भी और हैं, शैलजा भी थी एमपी, तो सुरजेवाला भी राज्यसभा से एमपी हैं, उनको तो नहीं बुलाया। उनको दूर क्यों रखा गया? यही तो खेल है ना, इसलिए रखा गया खेल कि उनको भी किसी बात का पता ना लगे घर पर, वरना दोनों ये भी तो सीनियर लीडर है। सीनियर लीडर। और कहीं भी आप देख लो, कहीं भी कोई फोटो में, कोई बयान में, किसी चीज में कहीं उनका मतलब जिक्र नहीं है एकदम। और तो इसलिए फिर आए, और आने के बाद जब वोट डालने लगे तो एजेंट कौन बना? पहली बार इतिहास हुआ है किसी स्टेट के अंदर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी एजेंट, डी.के. हरिप्रसाद, और अपोजिशन लीडर भी एजेंट। कौन? इलेक्शन एजेंट हुड्डा साहब। अब ये दोनों इलेक्शन एजेंट है। इसमें रूल क्या होता है कि आप वोट डालने जाओगे ना जी, तो डालने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वोट किसको दे रहे हो। डाल के शो करना। एजेंट को दिखा रहे हो। भाई आपके पास 37 तो वोट थे, क्या आप 37 को नहीं देख पाए? 37 वोट थे, उसमें से आपको तो 28 मिले, ये 9 वोट कहाँ गए? अब 5 का नाम अखबार में दे दिया, ठीक है, कह रहे हैं 5 है, लेकिन जो 4 कैंसिल उनका नाम क्यों नहीं दे रहे? नहीं, 2-3 को तो इन्होंने वो अपना कह ही दिया जी, बरी कर दिया कि ये तो थे ही नहीं, इसमें क्लीन चिट दे दी उनको। चलो नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं होंगे, लेकिन बताएं सही कि कौन है। मतलब इसका ये सीधा निकल रहा है कि 9 वोट ये जो जीता है ना, ये जीतने वाले कैंडिडेट को एक तो लोकदल का, इंडियन नेशनल लोकदल का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने हमारी राय ली पहले, तो जितने लीडर लोग हैं, उसके बाद आम जनता ही राय ली और फैसला यही किया कि हम वोट से परे रहेंगे, वोट नहीं डालेंगे। आज जनता उस फैसले को सराह रही है जी, क्योंकि वरना क्या है, ये पता था, पहले ही पता था, हमें पता था, सबको पता था, ये हरियाणा की जनता को पता था ये खेला इसके अंदर होगा। बहुत लोग कहते हैं कि 9 वोट कैसे आ जाएंगे, 9 मिलेंगे तो होगा खेला, वो होगा, जरूर होगा ये, और ये कर ही दिया इन्होंने। बीजेपी ने तो अपनी पूरी आराम से बिछा रखा था सौदा अपने पास कि इस तरीके से हमें ये वोट यूं करके हमारा कैंडिडेट जिताना है। प्रो साहब, आपने पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे उनको शिमला ले जाया गया, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे और हुड्डा साहब चंडीगढ़ में थे, और सारी की सारी चीजें जिस मतलब तरीके से हुई, हुड्डा साहब तो लगे हुए थे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान आता है, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारे जो 32 विधायक जिन्होंने जो बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही थी, उन चीजों को कहीं ना कहीं एक साइड में रखते हुए, उन सब चीजों को खारिज करते हुए, ना तो बिके ना दबे, उन्होंने फिर भी जो हमारे कैंडिडेट थे उनको कहीं ना कहीं जिताने का काम किया, और जो 5 वोट क्रॉस किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जनता उनका हिसाब करेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे 32 विधायक, हालांकि 28 और चारों को भी उनमें काउंट कर रहे हैं, 32 विधायकों को शाबाशी मिलनी चाहिए, वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, पीठ थपथवारी है, बस ये मैं कह रहा हूँ ना कि वो जीत गए। जीत के तो वो देखिए 2 वोट तो 2 गिनती के अंदर तो 28 का कैसे आया, 28 कहाँ कैसे पहुंचे आपके? 28 ये पहुंचेगी, 2 तो इंडियन नेशनल लोकदल ने किसी को पार्ट नहीं दिया, वरना ये इल्जाम क्या था, कांग्रेस हम पर लगाती, बीजेपी हम पर लगाती, बीजेपी ने तब भी लगा दिया। वही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस चुनाव के तुरंत बाद सीधा सीधा कहते हैं कि जो इनेलो है वो कांग्रेस की भी टीम है। बताओ, पहले ये जो है ना, कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी की भी टीम है, तो ये अगर ऐसे खेल करते और हम वोट डाल जाते तो फिर इल्जाम ही लगना था। हमें पता था कि दोनों तरफ इल्जाम लगेंगे, तो इससे अच्छा अपना इनसे दूर ही रहो, और ये जनता का फैसला ये था, लोग जनता ने इस बात को सराहाया भी रहे। अब इनको सोचना चाहिए कि भाई तुम अगर जीते हो, तुम 28 वोट से जीते हो ना, 28 वोट जीते, तुम 32 को और 33 को, उससे कोई फायदा नहीं है कहने का। 5 क्रॉस हुए हैं और 4 कैंसिल हुए हैं, तो 9 रह गई है। 32 चलते थे, 32 बताते हैं ना, 9 कैंसिल में क्या होता है, कैंसिल में निशानियां लगाते हैं। ये तो लीक की वजह से हुआ था, परमवीर वाला, तो वो तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है, आप कैसे कह सकते हो कि नहीं हुआ? उन्होंने सीक्रेसी लीक की थी, अगर सीक्रेसी लीक करोगे तो वोट कैंसिल हो जाता है उसमें। इसी तरीके से आप अगर कोई और मार्क कराओगे वोट के ऊपर, किसी में मार्क कर दोगे, बस पहले जैसे पर्चियां पड़ती थी हमारे यहाँ भी हरियाणा में, देश के अंदर बैलेट पेपर थे, तो बैलेट पेपर के टाइम क्या है, कोई निशान मार्क लगा होता ना, उसको कैंसिल कर दिया करते थे। इसका मतलब ये आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज कर रहा है कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ, तो कहीं न कहीं जैसे उन्होंने कोई टिक्का लगा दिया या छोटा सा कोई गोल दायरा बना दिया
या कुछ और पीछे बना दिया, आगे बना दिया, कहीं बना दो चाहे, तो क्या आपने देखा नहीं उस टाइम? जी। उस टाइम भी आप पकड़ लेते कि भैया तो पता नहीं टिक क्यों मार रखा है, टिक क्यों मार रखा है। ऐसे वोट भी कैंसिल हुए हैं जिनके टिक लगी हुई है। तो आदमी ये 37 वोट ही नहीं पहचान पाए। ये रद्द होने चाहिए कि नहीं रद्द होने चाहिए, जो उसके ऊपर आपने निशान और लगा रखा है, बिंदिया और लगा रखे आपने, इसका मतलब कैंसिल होगा। और आप एजेंट आप देख रहे हो तो आपको पता नहीं है कि किसके कैंसिल है। जय मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और अब क्या रहे हैं, उन एमएलए जो टारगेट ले रहे हैं जिन एमएलए का कोई लेना देना ही नहीं इस खेल से। ये उन जो सही खेल है ना, ये मुझे लगता है कि जिस तरह 2016 में खेला गया था ना, किसी न किसी इनके अंदरूनी आदमी ने ये खेल खेला है। इनके बिना वो खेल नहीं हो सकता था। मुझे याद है चुनाव के बाद जब आपका इंटरव्यू कर रहा था तो आपने ये कहा कि सिर्फ वोट चोरी, टिकटें भी चोरी हुई है, टिकटें भी चोरी कराई गई है। अब जो कहीं न कहीं विधायक चोरी हो गए एक तरीके से, और वो भी बिल्कुल सामने हुए। आपने कहा ना कि शो करना पड़ता वोट किसको डाल के आए हैं, बिल्कुल बावजूद उसके चुप रहना किसी किसको और डाल के नहीं आए हैं, डालने से पहले जी। जब आप जो है ना वोट आप डालोगे, डालने का मेरा मतलब है कि वोट को जो मार्क करोगे आप, वो डालने क्यों से क्या पहले प्रेफरेंस लिखनी होती है। एक तो इक्का लिखना होता है। अगर एक हिंदी में लिख दो एक लिख दो, कैंसिल हो जाएगा इक्का। और दूसरी प्रेफरेंस देनी है तो दुआ, तीसरी देनी है तो तीन। इस तरह से मतलब जो है ना ये इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, संख्यात्मक होता है ये, ना कि उसके अंदर कोई जो है ना शब्दार्थ होता। शब्द या कोई चीज और लिख दोगे ना आप अंग्रेजी हिंदी किसी चीज में, उससे अलग कोई भी चीज आ जाएगी ना तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर आपका तो इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई, आप कितनी बार असेंबली में पूछ के, कितनी बार आपने वोट दिया हो राज्यसभा के अंदर, और फिर ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग दी थी, और ट्रेनिंग देने के बावजूद जो है इसका मतलब ये जानबूझ के खेल खेला गया है और इन्होंने खुद ही खेला है जैसे सरकार के टाइम खेला था। एक तरफा चुनाव हो रहा था। इस बार तो मैंने देखा है गांव के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं हमने जिंदगी में कभी कांग्रेस को नहीं दिया, इस बार कांग्रेस दे दिया। इसलिए दे दिया कि बीजेपी से दुखी थे, बीजेपी से दुखी थे, हराना चाहते थे बीजेपी को, और आज जगह थी भी कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती है। अच्छा, तो इन्होंने पहले खेल तो ये खेला, टिकटों में चोरी कर दी और उसके बाद आजाद खड़े कर दिए, यूं करके उनको थाली में परोस कर फूल फाल ऊपर लगा के अच्छी तरह, और वो उनको बीजेपी को दे दिया। और अब जो है ना ये देना चाहते थे, ये तो देना चाहते थे, ये तो उनको शुक्र करना चाहिए बोध साहब को कि इंडियन नेशनल लोकदल तो वोट पोल नहीं किए। अगर पोल करते तो आपको ज्यादा चाहिए थे, आपको फिर आपको जो है ना 31 चाहिए होते। अब जो है ना उसके बाद वो किए नहीं और 2 नहीं किए तो एकदम आपको 30 पर आ गया। 30 वाला जीतता इसमें, 31 वाले की जरूरत नहीं थी, 30 वाले एक वोट तो कीमत मिल गया आपको, तो फिर आप कैसे जीतते? अगर इस तरह होता, मान लो आपके वोट पड़ भी जाते, 30 भी पड़ जाते, 30 चाहिए थे आपको जीतने के लिए, और ये तो आपके 28 है, आप तो बुरी तरह से हार जाते। अगर ये संख्या 30 हो जाती तो आपको वोट कहाँ थे फिर? तो इसलिए उनको तो लोकदल का भला करना। जिस तरीके से साहब इनेलो की कहीं ना कहीं लोग तारीफ कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर, काफी लोगों का ये कहना है कि भाई इनेलो का इस बार का जो फैसला था वो काबिले तारीफ था। और जैसे आपने बताया भी इनेलो अगर इसमें पार्टिसिपेट करती, वोट डालती, तो उसी हिसाब से संख्या बल के हिसाब से काउंटिंग भी होती और उसमें दिक्कत आती। लेकिन गन्नौर से निर्दलीय विधायक है देवेंद्र कादयान, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा जब ये निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया था सतीश नांदल, हम 3 निर्दलीय विधायक और 2 इनेलो की, इनकी आपस में बातचीत हुई थी और सहमति के साथ ही हमने निर्दलीय उम्मीदवार को उतारा था। कहीं कहीं इनेलो फिर पता नहीं क्या मन में आया, क्यों ऐसे अपना कहीं की फैसला चेंज कर मैं बता रहा हूँ, बहुत देखो सरकार के इशारे पर बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहा था 3 एमएलए ने उस पर साइन किए थे, 10 साइन जरूरी होते हैं। इनेलो का कोई रोल नहीं था, कहीं नहीं होता। ये बेकार की बातें हैं, ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कोई अपनी जेब मिटाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट क्यों थे? 7 बीजेपी के दस्तखत करने वाले लोग थे, तो कैंडिडेट तो बीजेपी का था, और वो कैंडिडेट बीजेपी का नहीं था, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है, आज भी इस्तीफा नहीं दिया। तो कैसे कहते नहीं कह सकता है बीजेपी को हम सपोर्ट कैसे कर देंगे? पहले फिर भी इंडिपेंडेंट आते रहे, मान लो सुभाष गोंडका थे, किसी पार्टी नहीं थे। आर के आनंद थे, रिटायर हो चुके थे पॉलिटिक्स में, पहले कांग्रेस में किसी टाइम होया करते थे। कार्तिक शर्मा थे पीछे। हाँ, वो कार्तिक शर्मा भी। मैं तो ये कह रहा हूँ ये नॉन पॉलिटिकल लोग जो है ना ये आए थे। अब बाकायदा पॉलिटिकल आदमी है, एक बार लोकदल से चुनाव लड़ चुका, 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका, और वहीं हुड्डा साहब के सामने वहां चुनाव लड़ चुका, और साथ में पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है, इस्तीफा भी नहीं दिया। कहता यही है कि मैं तो हूँ ही, आज भी बीजेपी का हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कई कहते हैं री एंट्री होगी, री एंट्री का वाइस प्रेसिडेंट है आज के दिन। तो अब देवेंद्र कादयान कह रहा है तो सरकार के दबाव में कह रहा है, चलो बिजनेसमैन आदमी है, उसको सरकार की जरूरत होती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से सितंबर में तो हम तो बड़ाई करते हैं, हर जनता बड़ाई करती है चौबे सिंह चौटाला की, ये सही फैसला लिया है। सितंबर के महीने में आपने घर वापसी की थी, आप इनेलो में आए थे और लगातार बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए इनेलो के, बहुत सारे अन्य पार्टियों के नेता छोड़ छोड़कर कहीं न कहीं इनेलो में शामिल भी हुए।
बहुत सारे नेताओं को लाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और आगे भी आपकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो मेरा सवाल है, प्रोफेसर साहब के घर वापसी करने के बाद मतलब आपकी आत्मा, आपका मन क्या कह रहा है? आज आप इनेलो को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? और जब आप इनेलो में नहीं थे, जब आप कांग्रेस में थे कुछ दिनों के लिए, तब आप इनेलो को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? कितनी बढ़ोतरी आप देख पा रहे देखिए, मैं बताऊं आपको, इनेलो जो है 2018 के बाद काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि घर में विघटन हो गया था। और जो जिनको संगठन सौंप रखा था, चौटाला साहब तो जेल के अंदर थे, जी। पहले संगठन तो खुद ही संभाला करते थे, और अभय सिंह चौटाला तो सरसा में काम किया करते थे। इसलिए संगठन जो है ना, सारा सारा परिवार के दूसरे सदस्यों को दे रखा था। और यूं का यूं संगठन ले गए। वो एक नाम, वो कहते हैं ना, हम नाम और हमने निशान छोड़ दिया इनके लिए। नाम निशान की बात नहीं है, संगठन तो सारा आपके हाथ में था, और वो संगठन आप लेकर आप अलग हो गए। बहुत बड़ा झटका लगा था इन लोगों को। और उसके बाद जो है ना, इस बार तो यूँ था कि मैं भी, हरियाणा प्रदेश के लोग सभी यही सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ही जो है ना सक्षम है इस बार बीजेपी को हराने में। लेकिन जब ये देखा भी कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह लुटिया डुबोती रहेगी हमेशा, और अब ये मेरी सच्चाई निकली कि ये अब डुबो ही दिया लुट। इसलिए जो है ना, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हो गया था, तो मुझे कहा था कि चौधरी साहब, वहाँ जो अस्थि कलश आएगा हिसार के अंदर, तो आपको संभालना है। मेरे कहा बिल्कुल संभालेंगे, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के मुखिया थे, तो मैंने संभाला। उसके बाद जब चौधरी देवलाल जी का जन्मदिन आया, तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब अब आप आओ, और आप जरूर आओ। जरूर आऊँगा, चौधरी देवलाल जी के जन्म क्यों नहीं आऊँ, उनका आ गया। बाद में फिर उन्होंने कहा ये कि अब जी पार्टी को आप संभालोगे। मैंने कहा जरूर संभालेंगे, मेरा फर्ज बनता है। आज के दिन हम बहुत डाउन है पार्टी, तो उसको ऊपर उठाएंगे जी। और अभय सिंह पूरी कोशिश कर रहे थे पार्टी को उठाने के लिए, और वो जो है ना, उठाने का प्रयास पहला उनका कामयाब हुआ। जैसे रोहतक का था, जबरदस्त रैली हुई, कामयाब हुआ उनका, बड़ा मैसेज। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं भी जो है ना, आखिरी जो जीवन के जो लम्हे बचे हैं, वो भी अपनी जो ओरिजिनल पार्टी, जन्म देने वाली पार्टी है, उस पार्टी में टाइम लगाएं ताकि इसको मजबूत करें। और आज जो है ना, सब मिलके आज मजबूत जो है होती जा रही है। और लोगों में एक मैं ये देख रहा हूँ कि लोकदल के प्रति तो आ ही रही भावना, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व के प्रति भी आ रही है कि भाई ये एक बंदा ऐसा है जो सच भी बोलता है और जबान से कहता है, वो करता भी है करना। इसलिए लोगों का एक आकर्षण आ रहा है कि आज झूठ का जमाना आ गया। आज किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा कि कोई टेलीफोन का नाम ले रहा है, मैं टेलीफोन कर दिया, हो सकता है कि टेलीफोन उन्होंने मिलाया ही नहीं है, खाली टेलीफोन कर रहा होगा, किसी को काम कर रहा होगा। ऐसे लोग बहुत हैं जो थापी मार टाइप के रहे हैं। और ये आपका जो पहले क्या लैंडलाइन होते थे, वो लैंडलाइन से लीड से निकाला हुआ होता था, फोन उठा के आम आदमी को समझ नहीं आता, फोन कर देते थे। तो इस तरह के लोग थे, तो यहाँ एक विश्वास की कमी थी। तो प्रोफेसर साहब, कहीं के लोग जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर संपत सिंह का परिवार अगला विधानसभा चुनाव नड़वा से लड़ेंगे या फतेहाबाद से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे? ऐसा देखिए, हमारा पहला टारगेट तो यह है कि पार्टी को मजबूत करें। आज चुनाव की नहीं है बात, आज पार्टी को मजबूत की बात है। इसलिए जहाँ जहाँ हम जाके मजबूत कर सकते हैं ना, जैसे बताऊँ ना, मैं फतेहाबाद जिले के अंदर घूमा तो काफ़ी लोगों में जागृति आई। कुछ लोग पहले भी आ गए थे और बाद में मेरे जाने के बाद काफ़ी लोग और ज़्यादा जुड़े। और अब जो है ना, गौरव उधर जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए, सम्मेलन के लिए, और मैं इधर नलवा घूम रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरी जो कर्म भूमि रही है ना, वो सरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद का मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, नरवाना बाई इलेक्शन के अंदर 20 दिन मैंने पूरे लगाए। और बाद में जब मिनिस्ट्री बनी है, तो उस मिनिस्ट्री के टाइम में जो है ना, मैंने, जैसे आपका बड़ा गांव, सबसे बड़ा गांव उजाड़ा है, वो डूबा करता था क्योंकि नहर थी बड़ी, और नहर के वो क्रॉसिंग के लिए प्रबंध नहीं था। मैंने वो जो है ना, फिर साइफन वहाँ लगाए, पानी टिपाया था। इस तरह ऐसे ऐसे काम करे जो यादगार बन गए थे। नरवाना भी हो गया, उचाणे मेरी पार्लियामेंट में आया, 2 बार मैं लड़ा हूँ यहाँ से। और जुलाना 1985 में 20 दिन तक मैं ही प्रभारी था, क्योंकि चौधरी देवलाल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं एमएलए था उस टाइम। ये जुलाना मुझे मिला हुआ था। एक एक गाँव मेरे आज भी जबानी याद है। महम का बाई इलेक्शन 85 में था, मैं वहीं रहा 20 दिन, मैं इंचार्ज था। तो इस तरह से जो है ना, ये भिवानी का तो बता ही दिया आपको भी, हमारा हिस्सा ही रहा है, बॉनीखेड़ा भी पार्लियामेंट का। तो ये 5-6 जिलों में तो जबरदस्त असर है, प्रभाव है, काम करेंगे। और भी हरियाणा के अंदर मेरे जैसे आने के बाद, कांग्रेस में आने के बाद बहुत लोग कांग्रेस में आए थे, और मेरे लोकदल में आने के बाद बहुत लोग जो है ना, वापिस जो है ना लोकदल की तरफ आए हैं, और आएंगे। जो साथी रह गए हैं उनको लगा अब हमारा लक्ष्य ये है कि किसी तरह से लोगों को एक विकल्प दिया जाए, और वो विकल्प दे सकता है लोकदल, यही लोगों की इच्छा है। तो मेरा आज के दिन कोई चुनाव का कुछ नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा कल की बातें हैं। मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ, मेरा जितना भी प्रभाव जहाँ जहाँ है उसको पार्टी के लिए यूज करता हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, आपके पुराने साथी हैं, आपसे वो सीखते रहते हैं, बैठते रहते हैं,
और जैसे आपने कहीं न कहीं खुलकर बातें रखी थी, उन्होंने भी बातें रखी थी, हालाँकि उनको टिकट मिल गई थी, आपको टिकट से वंचित रखा गया था। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला की। वो भी जिस तरीके से लगातार बगावत के सुर में है और जिस तरीके से वो कहीं न कहीं पार्टी कार्यक्रमों में नहीं जा रहे, तो क्या लगता है कि प्रोफ़ेसर साहब के साथ मिलकर जो है, क्या वो इनेलो में आ सकते हैं? नहीं, ऐसी बात आज तक हमारी नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है पीड़ित है वो, पीड़ित का तो सबको पता लग गया कल को, पीड़ित है। हम बैठते हैं तब भी यही बातें आती है, बहुत ज़बरदस्त पीड़ित है और हम भी मानते हैं पीड़ित है। क्यों उसके साथ धोखा क्यों किया गया? टिकट दे के और बाद में जात-पात का लहर किसने पहुँचाया? हुड्डा साहब एक ख़ास आदमी ने पहुँचाया, जो इनको बाप और बेटे को दोनों काबू कर रखा था। उन्हीं उसी ने फैलाया ये जाटवाड़ा और कुम्हारवाड़ा। क्या ज़रूरत थी जात-पात का पैदा करने के लिए? एक आदमी आपके लिए डेडिकेटेड आपके लगा हुआ है। बैकवर्ड मैं तो बल्कि एक बार जब बरवाड़ा सम्मेलन था, तो उस टाइम जो है हुड्डा साहब और काफ़ी बड़े-बड़े नेता आए थे, बहुत तगड़ा सम्मेलन था। मैंने तो उस टाइम कहा भी था कि रामनिवास को यहाँ बरवाड़ा क्यों बांध रखा है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए सारे हरियाणा में भेजो, इतना बड़ा है ये आपके काम आएगा पार्टी के। लेकिन इन्होंने जिस तरह उसके साथ किया है, इससे कहीं न कहीं जो है ना बैकवर्ड क्लास को भी बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। और वो देखा आपने, जिसका कह रहे थे कि कुम्हार बन जाएगा, कुम्हार बन जाएगा, जिन्होंने प्रचार किया, अब बना कौन बाद में? कुम्हार ही पड़ा है। तो एक मिथ्या प्रचार करके, जात बरादरी का करके, आपस में बांट के, ऐसे ये लोग नेता नहीं हुआ करते हैं। ये जो जाति पातियों बांटते हैं, आज जैसे मेरा है, मेरा कहीं कोई जिक्र नहीं आता कि जात पात का। इसी तरह बेचारा रामनिवास का कहाँ जिक्र आता जात पात का, लेकिन धक्के से जो है ना उसको जात पात सबके साझे होते हैं, जात पात मिला के छोड़ दिया। सम्मान होने हाँ, चाहिए। तो उसका मतलब जो है ना एक किस्म की बेइज्जती की है, तो पीड़ित तो है वो, उसके दिल और दिमाग से पूरा पीड़ित है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल को क्या फैसला लेंगे वो जाने, लेकिन मेरी अब तक इस सिलसिले में कई बार हम बैठे हैं, मिले हैं, कॉफ़ी भी पी है, लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे इनेलो के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, और तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी खुलकर इन्होंने बात की और हमेशा ही बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। आखिर प्रोफेसर साहब ने जो पूरा का पूरा मामला बताया, और खास तौर पर राज्य चुनाव में इनका साफ साफ कहना है कि जिन्होंने 2016 में खेला किया था, उन्हीं लोगों ने जो कहीं न कहीं इस राज्यसभा चुनाव में खेला किया है। यानी कि सीधा सीधा इनका इशारा कहाँ पर है, आप तमाम लोग जानते हैं। और आखिर इन्होंने जो कहीं न कहीं बातचीत की है, इनकी बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।